Hello people, you are watching Winners and it's hashtag Namr. So guys, ब्रिज कोर्स कंप्लीट हो चुका और मैं लेके आ गया हूँ मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है रियल नंबर्स। तो ठीक है, तो हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको तो पहले तो हम समझते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है, हम किस नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में, एक है इर्रेशनल, दूसरा है रैशनल। मैं आपको एक चीज और बता दूं, सबसे पहले होते हैं इमेजिनरी नंबर्स जो कि रियल नंबर्स से एक्सक्लूडेड होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स मतलब कि इमेजिन कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं होता। जैसे कि √2 है, वो कोई नंबर एग्जिस्ट तो होता है पर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। जैसे कि √-17, तो माइनस का कोई रूट होता ही नहीं है, मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, पर हम पहले इस पे जानते हैं। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर्स हम किसे कहते हैं? ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स मींस नंबर्स, इसको नंबर्स मान लो। ठीक है, which cannot be, can't be expressed in p by q form। ये p by q फॉर्म क्या होता है? where q is not equal to 0 and ये p and q है ना गाइस, वो इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर मतलब कि 3.4 नहीं, 3 हो, 2 हो, -2 हो, -1 हो, वो इसको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो इनको p by q फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पर नंबर्स जो p by q फॉर्म में होते हैं वो रैशनल नंबर्स बोलते हैं, पर जो नहीं होते इसे हम इर्रेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इर्रेशनल नंबर का, जैसे कि पाई को हम भले लिखते हैं 22/7, पर नहीं, आप एक बार कैलकुलेट करो, आप एक बार पाई की रियल वैल्यू देखो, आप एक बार पाई की रियल वैल्यू सर्च करो जो है 3.1482828356 को बहुत से डेसिमल प्लेस तक जाती है, पर 22/7 है ना, वो भाई एंड हो जाती है, वो एक रेकरिंग नंबर है। मतलब कि पाई को हम इसलिए 22/7 लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी उतना कैलकुलेशन नहीं है, हमारे पास उतनी सिस्टम नहीं है कि हम ऐसा कैलकुलेट कर सके। हमारे लिए इजी हो जाए कोई भी सर्कल का स्क्वायर या जो भी आप फर्दर 11th में लर्न करोगे, इसलिए हम पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं या फिर 22/7 लेते हैं। मतलब कि वो रियल में तो है एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, पाई का रियल वैल्यू नहीं है गाइस 22.7, वो है एक इर्रेशनल नंबर। फिर दूसरा आप ले लो √2, √5, इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, p by q फॉर्म में। और एक और ले लो 1.01 001 0001 और ऐसे ही होता था। मतलब कि ये एक भाई एक क्या बोलते हैं इसको, एक सीक्वेंस में तो रिपीट हो रहे हैं, पर एक सीक्वेंस पे रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक सीक्वेंस है पर रिपीट नहीं हो रहे। जैसे कि आपने देखा एक एक जीरो ऐड होता जाता है, एक सीक्वेंस है बट रिपीट नहीं होते, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन रेकरिंग नंबर्स, इसलिए ये नॉन रिपीटिंग है और ये p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकते। अब रैशनल नंबर्स तो पता चल गया, इर्रेशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रैशनल नंबर्स पहले तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, सो इसका पहला पार्ट हम समझते हैं जो कि है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स मतलब कहां से? 1 से लेके इंफिनिटी तक। गाइस कोई भी नंबर 1 से लेके इंफिनिटी तक हो तो इसे हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है इंफिनिटी तक, मतलब तो आप बोलोगे जैसे कि मैं गाइस 3.1 ले लूं तो ये तो 1 से लेके इंफिनिटी तक के बीच का है ना, पर नहीं, ये p by q फॉर्म, मतलब ये p by q फॉर्म में तो एक्सप्रेस हो सकता है 31/10, पर ये रैशनल नंबर इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि 1 या 2 के बीच का कोई नंबर नहीं चाहिए। 1 चाहिए या फिर 2 चाहिए या फिर 3 चाहिए गाइस, वो एक पूरा नंबर होना चाहिए, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग 0, एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, कोई रैशनल नंबर यानी कि डेसिमल नंबर नहीं होगा। ठीक है, वो एक प्योर नंबर होगा, यानी आप लिख सकते हैं 22/11, तो 2 हुआ तो है एक होल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर।
तब दूसरा आता है वोल नंबर, मतलब ये वोल नंबर भी है, मैं आपको बताता हूँ नेचुरल नंबर्स और वोल नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या है। वोल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वोल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर्स को तो इंक्लूड करते हैं बट साथ में जीरो भी होता है, मतलब कि जीरो से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। इसमें ही ऐसा होता है 3t1/10 या 3.1 आप नहीं इंक्लूड कर सकते हो, ये प्योर नंबर होने चाहिए, ठीक है गाइस। अब तीसरा क्या होता है? जस्ट अ सेक, कॉल आया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो ओके, सो आपने देखा वोल नंबर्स क्या होते हैं वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब तीसरे कौन से नंबर होते हैं? तीसरे होते हैं इंटीजर्स। गाइस ये इंटीजर्स भी इजी है, ठीक है। कहां से होते हैं? ये होते हैं माइनस इंफिनिटी से, ये होते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, जिसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, वोल नंबर्स भी होते हैं, बट नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो ओके, सो आपने देखा वोल नंबर्स क्या होते हैं वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब तीसरे कौन से नंबर होते हैं? तीसरे होते हैं इंटीजर्स। गाइस ये इंटीजर्स भी इजी है, ठीक है। कहां से होते हैं? ये होते हैं माइनस इंफिनिटी से, ये होते हैं माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक, जिसमें नेचुरल नंबर्स होते हैं, वोल नंबर्स भी होते हैं, बट नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। जैसे कि अब आप बोलोगे इसमें -3.1 आएगा, नहीं बीडू इसमें भी नहीं आएगा। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि प्योर नंबर्स होने चाहिए, जैसे कि -22/11 जरूर आएगा, -2 आएगा, इसमें माइनस नंबर्स चलते हैं, बट इन दोनों में नहीं चलते, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया अब ये होता क्या है। और जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, उसमें क्या होता है? उसमें ये सब चलता है, उसमें 3.8, 1, 8, 1, 2 इतना नंबर भी चलता है, क्योंकि इसको आप p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे कैसे? 3, 1, 8, 1, 2/1, 0, 0, 0। ओके, सो मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि p/q फॉर्म में जो नंबर्स एक्सप्रेस हो उसे हम रैशनल कहते हैं, और जो ना हो उसे हम इररेशनल कहते हैं। अब आप चलो मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स बताता हूं मैं आपको इनके बारे में। सो पहला फैक्ट क्या बोलता है? पहला फैक्ट ये कहता है कि नंबर 1 इज नाइदर प्राइम, मतलब कि नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। मतलब आप बोलेंगे भाई ये तो कंपोजिट तो है नहीं, वो तो हमको भी पता था, पर प्राइम क्यों नहीं है? कंपोजिट नहीं है ये पता था, ठीक है, ये आपको पता था, पर ये क्यों नहीं है? क्योंकि गाइस जो 1 है ना वो सबसे छोटा नंबर है, तो उसको हमको भी पता है कि उसके कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं, इसलिए हम इसको प्राइम और कंपोजिट नंबर के बीच में जो चक्कर होता है उसमें नहीं फंसने देते, इसलिए ये फैक्ट है, ठीक है। आप इसको इनकार तो ठुकरा तो नहीं सकते। सो यू शुड लर्न दिस, ओके। मतलब ये कभी कभी एग्जाम्स में एमसीक्यू फॉर्म में भी आ सकते हैं, मतलब ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं। इट मींस आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, ठीक है, आप 10th स्टैंडर्ड में आपको इतना पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अब दूसरा जो फैक्ट है ना गाइस, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आप में से ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा कि 2 इज अ प्राइम। 2 इज अ प्राइम नंबर। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। प्राइम नंबर्स यानी कि किसे कहते हैं, अगर जिसको नहीं पता वो अभी जान लीजिए। प्राइम नंबर्स मतलब कि वो नंबर्स जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते, दे हैव नो फैक्टर्स, ओके, एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मतलब कि x को आप x into 1 तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो ना गाइस, y को आप y into 1 रिप्रेजेंट कर ही सकते हो ना, ऐसे ही आप 19 को 19 into 1 तो रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि 19 भी आ गया इसका एक फैक्टर और 1 भी आएगा,
तो वो तो कॉमन सेंस है, बट 1 नहीं है, इसका कोई और फैक्टर नहीं है, जैसे कि 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कोई फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। इसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब 2 को देखो, 2 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, 2 into 1। और इसमें क्या खास बात है, खबर पता है, ये प्राइम नंबर है, वो तो पता है हम सबको, बट खास बात ये है 2 is an even prime number and only even prime number। 2 के बाद 4 है तो उसके तो फैक्टर्स हो जाएगा 2 into 2, मतलब ये जो होगा वो तो कंपोजिट नंबर होगा, बट 2 is an only even prime number। पता चल गया गाइस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ठीक है। तो बस फैक्ट्स तो इतने ही थे। कंपोजिट नंबर्स मतलब कि जिसके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया हो 70, नहीं मैं आपको बाद में बता दूं, ठीक है। तो अब इस चैप्टर के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल पार्ट पे हम चलते हैं, जो कि ये चैप्टर बेस्ड है इसके ऊपर, वो है HCF एंड LCM। अब ये HCF और LCM होता क्या है? HCF मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जो LCM होता है ना, इसे हम कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये HCF को हम क्या कहते हैं? HCF को हम कभी कभी GCD भी कहते हैं। गाइस GCD जो है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है, पर इसके बेस्ड ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि HCF ही बोल रहा है, आप कहीं एग्जाम में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। GCF का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। कभी भी ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम कुछ भी हो तो HCF बोल रहा है, कभी भी लोएस्ट, मिनिमम, या फिर क्या बोलते हो, लोएस्ट, मिनिमम, ऐसा कुछ भी हो ना तो LCM, ठीक है। अब इतना पता चल गया। अब HCF और LCM निकालते कैसे, ठीक है। तो इसकी मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी ट्रिक्स है, ठीक है, मतलब कि ट्रिक्स है, ठीक है, वो आपको मैं बताता हूं। जैसे कि आपको कोई भी नंबर दिए, दो नंबर 135 एंड 90, ठीक है। अभी हम दोनों फाइंड करते हैं, ठीक है। HCF भी बोल रहा है और LCM भी बोल रहा है, तो HCF और LCM फाइंड करने से पहले एक कॉमन चीज होनी चाहिए जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। क्या? पहले तो इनके फैक्टर्स निकाले, ठीक है। अब फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हो आप? फैक्टर्स तभी निकाल सकते हो जब आपकी कैलकुलेशन मजबूत हो, या फिर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूं, ठीक है। आप अभी इसको ऐसा नहीं देखोगे 5 इंटू कौन सा होगा, 9 इंटू कौन सा होगा, 3 इंटू कौन सा होगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करोगे, ठीक है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 45 इंटू 3, ठीक है। तो 45 इंटू 3 तो होंगे, ठीक है, इक्वल्स टू 135, इतना पता है। सो 45 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो गाइस आप? 9 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3। तो ऐसे बड़े नंबर को मैंने छोटे नंबर में डिवाइड कर दिया, मुझे सिर्फ 3 सेकंड लगे, 2 सेकंड। वो तो मैं अभी लिख रहा हूं ये इसलिए, वरना तो मैं माइंड में कर डायरेक्ट में लिख सकता हूं, ठीक है। तो इतना बड़ा नंबर को लिखने में मुझे सिर्फ 2 सेकंड हुआ। क्या? 2 सेकंड, ठीक है। ओके, तो 135 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया? 135 को मैंने रिप्रेजेंट किया 1 2 ये 3 क्यूब इंटू। अब गाइस ये जो इंटू है ना, वो मैं हर बार इंटू नहीं लिखेगा हूं, मैं सिर्फ डॉट करूंगा। इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ये हायर स्टैंडर्ड्स में, हायर ग्रेड्स में आपको काम आएगा, इसलिए अभी से, ठीक है। ये आदत मैं छोड़ देता हूं भाई, मैं क्यों लिखना, इंटू क्यों लिखूं। 3 क्यूब इंटू 5, ठीक है। 3 क्यूब इंटू 5, इसका फैक्टर्स हो गए। और 90 को कैसे लिख सकते हो? 90 को आप बताओ कैसे? बराबर 9 इंटू 10, 10 को 2 इंटू 5, 9 को 3 इंटू 3, हो गया ना 3 स्क्वायर डॉट 2 डॉट 5, ठीक है, ये हो गया। अब HCF हम किसे कहते हैं? इन दोनों में से अब HCF हम किसे कहेंगे? इतना तो हो गया। अब HCF और LCM कैसे निकालेगा? इस अब इसकी बहुत ही इजी ट्रिक्स है, ठीक है। HCF मतलब कि इन दोनों में से जो भी कॉमन आपको क्या कॉमन दिख रहा है? 3 स्क्वायर इसमें है,
इसमें 3 क्यूब है, पर इसमें से 3 क्यूब कॉमन लेंगे तो इसमें 3 क्यूब है ही नहीं ना, तो इसमें क्या बचा, इसमें सिर्फ 3 स्क्वायर बचा, तो इसमें 3 स्क्वायर जरूर है, तो इसमें से हम ओनली 3 स्क्वायर ही लेंगे, बाकी का रेस्ट 3 इधर मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे वापस। हम सिर्फ 3 स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, कॉमन जो है, तो 3 स्क्वायर ले लिया। अब 5 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, तो 5 ले लिया। 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, तो नहीं 2 नहीं लेंगे, ठीक है, ठीक है, 2 नहीं लेते हो। अब एलसीएम जो है, एलसीएम क्या है, बाकी जो बचा वो एलसीएम, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा हो, बाकी जो भी बचा वो एलसीएम रहेगा, लेकिन फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं आपको एक बता देता हूँ। सबसे हाईएस्ट पावर दोनों में से कौन किसमें है, कॉमन हो कि ना हो इससे कोई मतलब नहीं पड़ता, दोनों में से हाईएस्ट कौन सी, तो इसमें 3 क्यूब हाईएस्ट है, देखा, इसमें पर 3 स्क्वायर ही है, तो 3 क्यूब ले लो, 3 स्क्वायर को छोड़ दो, ठीक है, अगर यहाँ भी 3 स्क्वायर होता, यहाँ भी 3 स्क्वायर होता, तो 3 स्क्वायर को ही लेते, ठीक है, पर यहाँ 3 क्यूब, उससे भी हाईयर पावर, उससे भी हाईयर, तो हम यहाँ पे लेंगे 3 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, इन दोनों में से हाईएस्ट पावर कौन सी है, दोनों सेम है, तो कोई भी उठा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 5 टू द पावर 1 है ना भाई, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो इसमें 2 है नहीं, तो 2 लेना चाहिए कि नहीं, जी हाँ, इसमें 2 है, पर कैसे, 2 इंटू पावर 0, 2 इंटू कोई भी नंबर पावर हो उसे हम 1 के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसमें है पर इसकी पावर 0 है, ठीक है, इसलिए 2 को हम लेते हैं कॉमन और मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, ठीक है, यहाँ पे हो कि ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बोल रहा हूं कोई इन दोनों में से कोई भी नंबर में, इधर 17 भी होता ना मल्टीप्लाइड बाय 17, तो हम नीचे 17 भी ले लेते, ठीक है, तो ये हो गया आपका एचसीएफ, ये हो गया आपका एलसीएम, ये क्या आएगा 45, ये क्या आएगा 130, नहीं 270, ठीक है, हो गया। तो गाइस अब इस चैप्टर में बताइए एचसीएफ की बहुत इजी ट्रिक, ठीक है, एचसीएफ जिसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री, ठीक है, इसे हम कहते हैं फैक्टर ट्री। पहले बड़े नंबर को लिखो, उसको स्प्लिट करो, उसको स्प्लिट करो, उसको स्प्लिट करो, 2 सेकंड में आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है, तो ये आप नोट कर दीजिए, ठीक है, हो गया। अब हम आते हैं यूक्लिड्स लेमा को। तो गाइस ये जो यूक्लिड्स लेमा है ना, वो इस चैप्टर का सबसे मेन राजा है, किंग है, क्या उसे किंग कहते हैं, पर है बहुत सिंपल सा गाइस, उससे बच्चे क्यों डरते हैं मुझे वही नहीं पता, बहुत सिंपल सा, ठीक है, डरने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। यूक्लिड्स लेमा की स्टेटमेंट क्या होती है, वो एक नंबर, मतलब स्टेटमेंट नहीं, फॉर्मूला, ठीक है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। भाई ये क्या है, ये तूने क्या लिख लिया, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अब b क्या है, b है डिवाइजर, डिवाइजर मतलब कि जो नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है। q मतलब कि क्वोशिएंट, मैं आपको बताता हूं ये सब क्या होगा, अभी आप सिर्फ समझ लो ये क्या मैं बोलूं। r मतलब कि रिमाइंडर, और ये बोले तो a म्हणजे डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई इसमें मुझे गौर से समझाओ, तो ठीक है मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ पे। एक डिविडेंड, डिविडेंड मतलब कि जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 5 इक्वल्स टू b को क्या ले रहा हूँ, b को अभी मैं ले रहा हूँ 2, तो मुझे क्या मिलेगा 5 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब कि ये तो सबको पता है भाई, ऐसा ही होता है ना, हाँ। 5 क्या होगा, 5 होगा डिविडेंड, फास्ट, ठीक है, 5 होगा डिविडेंड, 2 होगा डिवाइजर, ये होगा क्वोशिएंट, 1 क्या होगा रिमाइंडर, पता चल गया। अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूं 99 इक्वल्स टू 33 इंटू 3 प्लस 0। हाँ बस इतना ही कहना चाहता है कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। अब आप समझ रहोगे तो इसको क्यों मुझे बताया, ठीक है, इसको इसलिए बताया क्योंकि ये फॉर्मूला जो होती है ना वो एचसीएफ फाइंड करने में बहुत इजी रहती है। मतलब कि आपका कैलकुलेशन अगर वीक हो, अगर वीक ना भी हो, अगर स्ट्रांग हो, पर जब नंबर्स बड़े बड़े होते हैं ना तो गाइस एग्जाम में इतने क्वेश्चन, इतने छोटू सा टिंगू सा क्वेश्चन के लिए इतना टाइम नहीं देना चाहिए, तो इसके लिए बना है एक फॉर्मूला, ठीक है।
मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी बता देता हूँ, ठीक है, कैसे। तो अगर आपके सामने दिया गया है ये प्रश्न, मैं वो यूज कर रहा हूं 90 एंड 135। इसका HCF फाइंड करने को आपको पूछा, तो आप वैसे करोगे तो 90 और 135 के लिए इजी रह जाएगा, बट इससे भी फास्ट ये वाला ट्रिक है, ठीक है। छोटे नंबर से तो भी ये ट्रिक बहुत फास्ट है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अब इसमें क्या होता है, ए है ना, इन दोनों में से किसी को ए ले लेने का और दूसरे को बी ले लेने का। अब ए किसको लेते हैं और बी किसको लेते हैं, वो ही एक वाइस पर्सन जानता है, ठीक है, सगाशियस। हाँ, सो ए उस नंबर को लेते हैं जो नंबर बड़ा हो। क्यों? अब मैं ऐसी फालतूगिरी कौन करेगा गाइस, 2 = 5 × 0 + 2 कौन लिखेगा? क्या लिखते हैं हम? 5 = 2 × 2 + 1। ये इंटरचेंज हो गया ना गाइस, पता चला? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि छोटे नंबर को बड़े नंबर को पहले लेते हैं, ठीक है। मतलब कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? इन दोनों में से 135 है, वो बड़ा नंबर है, मतलब कि हम 135 = 90 बस यहां तक लिखेंगे, ठीक है। अब क्यू अपने आप आ जाएगा, 90 × 2 तो 180 हो जाएगा, मतलब 1 ही आएगा। अब रिमाइंडर क्या बचेगा? 135 - 90, 90 × 1 90 होता है, 135 - 90 रिमाइंडर क्या आएगा? 45। अब 90 = इसको जो है ना गाइस, अब हम बाद में इसको हम ए ले लेते हैं, ठीक है। इसको पहले तो ये बी था, ठीक है, पहले ये बी था, बट अब ये हो गया है ए। पहले ये आर था, बट अब ये हो गया है बी। हाँ, यही तो है, पहले हमने इसको बी लिया, ठीक है, बट जो सेकेंड स्टेप होता है ना, सेकेंड स्टेप, उसमें हम इसको ए ले लेते हैं, डिविडेंड, ठीक है, और रिमाइंडर को डिवाइजर, ठीक है। मतलब कि 45 से इसको डिवाइड करने का, तो इंटू 2 आएगा +0। तो जब ये रिमाइंडर 0 आता है ना, तो जो नंबर डिवाइजर में हो, दैट इज बी, इट्स द HCF, इट इज द HCF, द नंबर व्हिच इज इन द डिवाइजर इज द HCF व्हेन द रिमाइंडर इज 0, ओके। तो जब भी ये रिमाइंडर 0 होता है ना, तो ये जो नंबर होगा ना, वो ही होगा हमारा HCF। इसमें तो आपको लगा कि ये बहुत इजी है, हमको HCF मिल गया ना 45 लास्ट, मतलब कि इसके पहले जो दूसरे मेथड से सॉल्व किया था उसमें भी हमको ये HCF 45 मिला, ठीक है। अब इसके ऊपर और एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि आपको बड़े स्टेप्स हो तो भी ये कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो अब अगला नंबर आपको लेना है तो हम ले सकते हैं 135 to 25 ले लेते हैं। जल्दी से आप ये वीडियो पॉज करके ये नोटबुक में सॉल्व कीजिए और फिर आंसर मैच करिए, ठीक है। तो अब इसमें बड़ा नंबर कौन सा है? ये, तो इसको हम ए लेंगे, इसको हम बी लेंगे, ठीक है। सो 225 = 135 × 1 + 90 आएगा, ठीक है। अब इसको हम ले लेते हैं ए, इसको हम ले लेते हैं बी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 135 = 90 × 1 + 45, 90 = 45, इसको ए ले लिया, वापस इसको बी ले लिया, 45 × 2 + 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो ये हमारा HCF होगा ही होगा, ठीक है। इसका कोई एक्सेप्शन केस नहीं है, ये होगा मतलब होगा। पता चला, इसको ए ले लेंगे, जो रिमाइंडर आएगा इसको हम बी ले लेंगे, ठीक है। और एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलो भाई, हमको तो एग्जांपल्स करने से भाई सब जो भी होगा ना वो क्लियर होगा। अब ये आप खुद ट्राई करने को सोचो, ठीक है। अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, मतलब बताऊंगा तो सही, बट आप खुद से ट्राई करा तो अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना वो बहुत मस्त आएगा। इजी नंबर्स दिए गाइस, चलो इसे हम बड़े नंबर को क्या लेते हैं? ए।
छोटे नंबर को b, वेरी गुड। सो 99 इक्वल्स टू 22 इंटू क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, 4 प्लस 11, ओके। सो ये वापस ये जो नंबर है ना डिवाइजर में, इसको हम a ले लेंगे, इसको हम b ले लेंगे, तो इसके क्या पता चल जाए, 22 इक्वल्स टू 11 इंटू 2 प्लस 0, तो 11 हुआ, तो हमारा HCF हुआ। जब ये 0 हो गया तो 11 हमारा HCF हुआ, ठीक है। इसके बेस्ड एक हार्ड क्वेश्चन आता है जो मैं आपको लास्ट में जरूर बता दूंगा, ठीक है। वो कई बार एग्जाम में आएगा, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा जिसके लिए आप बेसब्र हो, ठीक है। यूक्लिड्स लेमा पता चलेगा, बस इतू सा है, इतू सा इजी है, बहुत इजी है। पता नहीं क्यों डर रहे थे आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा, अब क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या होता है फॉर्मूला। जैसे कि कोई भी नंबर का आपको कोई भी नंबर दिए गए हैं ए और बी, ठीक है। हम रियल लाइफ एग्जांपल्स से मतलब या रियल नंबर्स भी कुछ दोनों लोग दो ले लेते हैं जिसका आपको पता चले, 9 और 36, चलो गाइस। तो क्या बोलता है, ए इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ठीक है। मैंने आपको जो बताया था ना, जो वो ना उस क्वेश्चन में 134 और 90 में जो भी नंबर बचा था वो उसका एलसीएम होगा, ठीक है। क्यों बोला, क्योंकि a इंटू बी को डिवाइड बाय HCF करेगा तो एलसीएम बचेगा, मतलब जो भी नंबर बचा था वो एलसीएम होगा, उसके लिए फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्या होगा फिर से। पर ठीक है, ये जो एक फॉर्मूला ना गाइस, वो सबसे बढ़िया, ठीक है। कोई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा HCF इंटू LCM, मतलब कि अब कैसे भाई दिखाओ ना, हम कैसे मान लें, आप जो भी बोलोगे वो होगा, होता तो है पर आप मानते नहीं हो, वो बात अलग है, ओके। सो इन दोनों का पहले LCM फाइंड करते हैं, वो क्या होगा, 3 स्क्वायर इसका, 36 का क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 6 स्क्वायर होता है तो 6 स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, इतना इजी। सो ठीक है, अब इन दोनों का HCF क्या होगा, 3 स्क्वायर, LCM नहीं, बढ़िया सही था, LCM क्या होगा, LCM होगा सबसे बड़ा ये 3 स्क्वायर, ये भी 3 स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं, 3 स्क्वायर डॉट सबसे छोटा 2 स्क्वायर, पता चला। हाँ, मतलब कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। HCF क्या हुआ हमारा 9 आ रहा है और LCM क्या है 36। ये तो एक कोई इंसिडेंस है कि ये जो नंबर ये HCF और LCM आ रहे हैं, ठीक है, वो मुझे नहीं पता था। 9 इंटू 36 इक्वल्स टू, ये दोनों क्या होंगे, 9 इंटू 36 हो गए ना भाई, HCF इंटू LCM, HCF ये रहा, LCM ये रहा, A ये रहा, 9 इंटू 36 इक्वल्स टू 9 इंटू 36, दो और नंबर ले लेते हैं, 10 और 50, ठीक है, पता चल गया ये 5 है, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 और 10 को 2 इंटू 5, ठीक है। तो अब इनका LCM HCF क्या होगा, जल्दी से बता ले, यूक्लिड्स लेमा से फाइंड करते हैं, चलो मजा आएगा। तो 15 बड़ा नंबर इधर आ जाएगा, इंटू 10 इक्वल्स टू 10 इंटू 1 प्लस 5, सो 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 प्लस 0, तो 5 हो गया HCF। LCM क्या होगा, LCM होगा, इसको अब हटा दीजिए, बाकी जो वो बचा वो LCM या फिर दूसरे ट्रिक से फाइंड करिए। इसकी हाईएस्ट पावर 5 की क्या है, 5 ही, 2 की 2 ही, 3 की 3 ही, मतलब कि क्या होगा 10 इंटू 3 30। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 10 इंटू 5 15, वो क्या होता है 150, और इन दोनों का क्या होगा 13 इंटू 5 जो कि होता है 150। हो गया ना गाइस, प्रूफ तो हो गया, पता चल गया ये फॉर्मूला। मैंने आपको रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चंस करा, मतलब कि
मैंने आपको जो फॉर्मूला बताता हूँ उसके साथ भी एग्जांपल्स करा, तो इससे क्या होता है, बहुत ही क्लियर हो जाता है, बहुत सही रहता है बेटा। अब बढ़ते हैं एक और रोमांचक पड़ाव के ऊपर। जी हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें हमें प्रूव करने रहता है that irrational numbers are irrational। ये क्या चीज हुई, जैसे कि √5 को हमें प्रूव करना होता है कि वो एक irrational नंबर है। अब ये कैसे करे? जी हाँ, इसके लिए एक मेथड है, चलो मैं आपको बताता हूँ। टू प्रूव √5 is an irrational number। ठीक है, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ कुछ इसका प्रूफ है ना, वो बहुत ही हटके है ना, हटके बोल रहा हूं मैं आपको। मान लीजिए कि √5 जो है ना वो एक रेशनल नंबर है। लेट अस assume that √5 is a रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p by q फॉर्म। मतलब कि √5 को हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, where p and q are integers and q not equal to 0। ठीक है, ये पता चल गया। ठीक है, सो अब इसमें क्या होता है, हम वापस ये बोलते हैं कि √5 इक्वल्स टू a by b ले लो, जहां पे a and b आर कोप्राइम नंबर्स। अभी ये कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वो दो नंबर इसमें पैर होती है, इसमें कोई अकेला नंबर नहीं होता, इसमें पैर होते हैं, जैसे कि x और y। तो इन दोनों को हम तब कोप्राइम बोलेंगे जब इसमें दे हैव नो कॉमन फैक्टर। जैसे कि आप 13 और 19 ले लो, तो इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। आप 15 और 8 ले लो, you can have common factor नहीं, इसको हम बोलते हैं 5 into 3, इसको बोलते हैं 2 into 2 into 2। तो 2 भी नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 और 5 नहीं है, मतलब कि ये कोप्राइम नंबर हो गए। ठीक है, भले वो कंपोजिट नंबर हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कोप्राइम से ये मत समझ लो कि वो दो नंबर प्राइम्स होने चाहिए रिस्पेक्टिवली, नहीं, उन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब ए एंड बी आर कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? a इक्वल्स टू √5 इंटू बी। पता चल गया? अब इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलेगा कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 5b²। ठीक है, अब इससे क्या पता चलता है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ b, सॉरी 5 इज ए फैक्टर ऑफ a²। तो अब ये ध्यान से देखना। ठीक है, अगर 5a² का फैक्टर है तो 5 उसके स्क्वायर रूट का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब क्या होता है? 5 विल ऑल्सो be a factor of a। ठीक है, अगर a² इक्वल्स टू 5 हुआ तो a इक्वल्स टू 5c होगा ही होगा। ठीक है, ये इसका होगा। ठीक है, क्या होगा? फैक्टर होगा। ठीक है, तो हम a को क्या लिखेंगे? इससे हम a को लिखते हैं a इक्वल्स टू 5 इंटू c को हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, या फिर अगर आपकी कन्वीनियंस हो
तो यहाँ पे कुछ बदलाव कर सकते हैं हम 5x ले लें, ठीक है। बचपन से हम x ही सुना है तो x कॉमन रहे, मतलब कि अंडरस्टैंडेबल रहेगा, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। तो a इक्वल्स टू 5x ले लिया, ठीक है। अब इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सो ये हम इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इससे क्या मिलता है 25x स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। इससे क्या मिलता है b स्क्वायर इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। ये यहाँ पे डिवाइड होगा तो इससे ये मिल जाएगा। फिर से हम ये लिखेंगे, ठीक है। इससे हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 5b स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 5b का भी एक फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है। अब ये पता चल गया बस। तो गाइस b का भी एक फैक्टर है, b का फैक्टर है 5, a का भी फैक्टर है 5। सो दिस कॉन्ट्राडिक्स, अब यहां पे थोड़ा लिख दो भाई, जगह नहीं है, कॉन्ट्राडिक्स अवर अजम्पशन। क्या कर रहा है ये, हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। Therefore, √5 is an irrational number, ठीक है। सो गाइस ये पता चल गया √5 एक क्यों irrational नंबर है, क्योंकि हमने इसको प्रूफ किया, हमने इसको पहले समझ लिया कि ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। फिर बोला कि √5 p/q फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो सकता है अगर रैशनल हो, a/b अगर दोनों कोप्राइम हो। पर इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसे a² इक्वल्स टू स्क्वायरिंग करके x² इक्वल्स टू 5b²। सो 5 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ a इफ इट्स अ फैक्टर ऑफ a²। सिमिलरली a इक्वल्स टू हम 5x ले लेते हैं, x रियली नंबर, ठीक है। x से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर जैसे कि 25 5 का डिवाइड मतलब कि वो 25 5 से डिवाइड होता है तो 25 को हम 5c ले सकते हैं और c का वैल्यू हमको पता चलेगा वो भी 5 ही होगा, ठीक है। मतलब कि ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर को, ठीक है। इसलिए a इक्वल्स टू 5x ले लिया। फिर हमने क्या किया, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब 2 in 1, इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर ले, इससे हमें मिलेगा 25x इक्वल्स टू 5b², b² इक्वल्स टू 5x², which implies 5 is a factor of b as it's a factor of b², b factor 5 is a factor of b, 5 is a factor of a। contradicts our assumption, क्योंकि हमने assume क्या किया था कि 5 is a rational number। therefore इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें ये पता चलेगा कि जो 5 है वो है एक इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। सही, इतना तो हो गया, बस इस चैप्टर में अब और कुछ बचा ही नहीं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, बाकी का गाइस पार्ट जो है ना वो मैं पार्ट 2 भी लेके आऊंगा चैप्टर 1 का ही, उसमें इसका जो भी पार्ट बचा होगा वो मैं कराऊंगा। फिर पार्ट 3 भी होगा जिसमें इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हार्ड भी होंगे, ठीक है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। हम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं क्योंकि अब सीबीएसई हार्ड क्वेश्चंस भी ला सकता है, या फिर अगर गुजरात बोर्ड हो आपका तो सिलेबस तो सेम है। अब क्वेश्चंस की क्वालिटी तो भाई हम तो प्रिपेयर करके जाएंगे, हमको नहीं पता वो क्या पूछेंगे। इजी पूछेंगे तो 100 आउट ऑफ 100 गारंटेड है। हार्ड होगा तो भाई नंबर से पढ़े हो ना, विनाश से, तो भी गारंटेड है। ओके, सो मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूं कि अब हमारे सामने एक ये लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें कोई आपको फॉर्मूलाज ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आपके सामने क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन में लिख रहा हूं 2n² डॉट मल्टीप्लाइड बाय 9n मल्टीप्लाइड बाय 59 मल्टीप्लाइड बाय 6n, ठीक है, प्लस 9 टू प्रूव this is a composite number।
कैसे करोगे भाई? की ताकत बन, आपको n की वैल्यू तो पता ही नहीं है तो कैसे करोगे? ट्राई, वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है? अब इसमें आपको थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, आपकी लॉजिक यूज करनी पड़ेगी। कैसे? कुछ कॉमन है इसमें, है ना? 9 कॉमन है तो कुछ जुगाड़ करते हैं। 9 को बाहर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? 2n² डॉट n डॉट 15n डॉट 6n। 9 तो कॉमन आ गया ना? हाँ ठीक है, यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस 1 पता चला 9 को कॉमन ले लिया ना, सो 9 बाहर आ गया, अंदर इसमें से 9 कॉमन ले लिया और इसमें से 1 कॉमन लिया। अब आप बोलोगे भाई सब में से 9 कॉमन लेना, तूने इसमें से लिया पर इसमें से सिर्फ 89 कॉमन लिया। भाई ये मल्टीप्लाइड हो रहा है, मतलब कि इसमें 9, ये पूरा एक नंबर होगा और ये दूसरा नंबर होगा। इसमें से तो मैंने 9 कॉमन ले लिया तो अब इसमें से लूंगा, ठीक है? तो इस पूरे नंबर को भाई सिंप्लीफिकेशन के लिए आप ले लीजिए x, so which implies this is equals to 9x। तो अब x कोई भी नंबर हो, 9 is always its factor। irrespective of x। ठीक है, x जाए कोई भी नंबर हो, ठीक है? 9 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, ठीक है? मतलब कि आपको गाइस ये पूरा एक इंटीजर होना चाहिए, वो तो एक कॉमन सेंस है, ठीक है? तो ही ये इसका फैक्टर होगा, ठीक है? इररिस्पेक्टिव ऑफ x। अब आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये आपने देख लिया। एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, 17 into 15 into 13 into 12 into 11 into 9 plus 8 plus 1। पता चला? ठीक है, तो अब इसको आप कैसे प्रूव करेंगे? आप बोलोगे भाई 1 को कॉमन नहीं ले सकते, 8 को तो है नहीं इसमें कॉमन, तो करे क्या इसको ठीक है, चलो एक काम करो, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, ठीक है? एग्जाम में ये करने बैठोगे नहीं यार, बस इसको सिंपली ऐसे लिखो, ठीक है? मैं बता रहा हूं कैसे, ठीक है? 17 डॉट 15 डॉट 13 डॉट 12 डॉट 11 डॉट 9 प्लस 8 प्लस 1 को कैसे लिख सकते हो आप? 9, ठीक है? इसमें फिर से 9 कॉमन ले लो, 17 डॉट 15 डॉट 13 डॉट 12 डॉट 11 डॉट 1, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय 1, तो 1 से मल्टीप्लाइड करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 1। नाइन इज अ फैक्टर। पता चला गाइस? ये जो है वो भी एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है? इसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग चाहिए, कोई फॉर्मूला यूज करने को था? कुछ नहीं था भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है? तो अब मैं लेके आऊंगा इसका पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताऊंगा इसका बचा कुछ जो भी है, और मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है? जिससे आपकी जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल हो, कॉम्पिटेंसी लेवल वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है? उसमें एक हाइप चाहिए हमको, ठीक है? सो टिल देन बाय बाय। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बॉक्स पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है? सो टिल देन डू सब्सक्राइब, बाय बाय।